आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के हिंदी के चौथा चैप्टर गद्य खंड का चौथा चैप्टर अर्धनारीश्वर के बारे में। क्या अर्धनारीश्वर के बारे में? तो अर्धनारीश्वर के बारे में हम लेखक परिचय तो पढ़ेंगे, लेकिन उसके साथ ही साथ देखेंगे कि इस अध्याय के जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर विशेष फोकस करेंगे, क्योंकि जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो दो तरह से दो टॉपिक से पूछे जाते हैं। पहला जो है लेखक परिचय और दूसरा क्या है कि जितने भी चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदु है उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए दोनों को कवर करते हैं। तो हमारा जो अध्याय है अर्धनारीश्वर वो गद्य खंड का चौथा चैप्टर है। इसके लेखक क्या? अर्धनारीश्वर के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। क्या? रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो सबसे पहले आपका एक ऑब्जेक्टिव यहीं पे बन जाता है कि अर्धनारीश्वर पाठ के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर हो जाएगा। उसके बाद आगे बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ, अर्थात लेखक परिचय के बारे में पूरा परिचय डिटेल से देखते हैं कि लेखक का पूरा परिचय क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म हुआ वह 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। क्या? रामधारी सिंह दिनकर का जन्म 23 सितंबर 1908 ईस्वी को। एवं निधन कहने का मतलब क्या हो गया कि इनकी जो मृत्यु हुआ 24 अप्रैल 1974। क्या मृत्यु? रामधारी सिंह दिनकर का मृत्यु 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को। उसके बाद बात करते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान था कहाँ था। तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान था सिमरिया, बेगूसराय, बिहार। क्या मतलब? बिहार के बेगूसराय एक जिला है, बेगूसराय में एक सिमरिया स्थान है, वहाँ रामधारी सिंह दिनकर का क्या हुआ? जन्म हुआ। मतलब रामधारी सिंह दिनकर हमारे बिहार में ही जन्म लिए थे और महान कवि थे। रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। तो अगला क्या है कि रामधारी सिंह दिनकर जो हैं उनके माता पिता का नाम क्या था। तो रामधारी सिंह के दिनकर के माता का नाम मनरूप देवी। क्या? माता का नाम मनरूप देवी तथा पिता का नाम रवि सिंह। क्या? पिता का नाम क्या है? रवि सिंह। पिता का नाम है मेरे दोस्त रवि सिंह। इससे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामधारी सिंह दिनकर के माता का नाम क्या था, या पूछ देगा आपसे कि रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था। माता मनरूप देवी और पिता क्या हो गया? रवि सिंह हो गया। उसके बाद अगला है कि रामधारी सिंह दिनकर के उनकी पत्नी का नाम क्या था? श्यामवती देवी। क्या? श्यामवती देवी। रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी का नाम था श्यामवती देवी। कौन थी? रामधारी सिंह दिनकर के पत्नी। यहाँ तक आप डिटेल्स देख लिए। उसके बाद हम आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं। आगे देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर का जो एजुकेशन बैकग्राउंड है, क्या मतलब वो कहाँ से पढ़े लिखे हैं उसके बारे में देखते हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर प्रारंभ में शिक्षा गांव और उसके आसपास के क्षेत्र से, मतलब रामधारी सिंह जो दिनकर थे उनकी शिक्षा प्रारंभ में गांव से ही हुई। क्या? गांव से हुई। और 1928 में, क्या 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्कूल से मैट्रिक, मतलब मोकामा घाट रेलवे स्कूल से क्या किए? मैट्रिक किए। और 1932 में पटना कॉलेज से, क्या 1932 में, क्या 1932 में पटना कॉलेज से बीए। क्या 1932 में पटना कॉलेज से बीए। और उनका ऑनर्स क्या था? इतिहास। मतलब वो बीए किए इतिहास ऑनर्स से। मतलब सीधा सही से यही स्पष्ट होता है कि रामधारी सिंह दिनकर मैट्रिक की परीक्षा 1928 में मोकामा घाट रेलवे स्कूल से और बीए की जो परीक्षा दिए थे, बीए की पढ़ाई जो किए थे वो पटना कॉलेज से। 1932 में उनका जो मेजर सब्जेक्ट था, मतलब ऑनर्स जो था वो इतिहास था। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट। इससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्लियर होगा। उसके बाद अगला देखते हैं, अगला पॉइंट के बारे में बात करते हैं। अगला देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर, क्या रामधारी सिंह दिनकर के जो कृतियाँ या रचनाएं थे, मतलब वो कौन से पुस्तक की रचना किए हैं, वो कौन से कविताएं लिखे हैं, कौन सी कहानी लिखे हैं। तो सबसे पहले क्या देखते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर के प्रमुख काव्य कृति। क्या? प्रमुख काव्य कृति मतलब रामधारी सिंह दिनकर प्रमुख कौन कौन सी कविताएं लिखे हैं। तो चलिए प्रमुख उनकी कविताएं के बारे में बात करते हैं, कविताओं को देखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो पहला कविता है प्रणभंग। क्या? प्रणभंग 1929 में
प्रणभंग की रचना कब की है? 1929 में। उसके बाद है रेणुका 1935 में। उसके बाद है हुंकार की रचना 1938 में। ये सारे क्या है? काव्य कृतियां हैं। उसके बाद क्या है? रसवती 1940 में। उसके बाद क्या है? कुरुक्षेत्र 1940 में। काफी इंपोर्टेंट है कुरुक्षेत्र, क्या काफी इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया है कि कुरुक्षेत्र की रचना कब की गई? कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? तो कुरुक्षेत्र है रामधारी सिंह दिनकर की रचना। उसके बाद इंपोर्टेंट है रश्मि रथी। रश्मि रथी रामधारी सिंह की रचना है, वो 1952 में। उसके बाद नील कुसुम 1954 में। उसके बाद उर्वशी 1961 में। उसके बाद क्या है? परशुराम की प्रतिष्ठा। क्या है? परशुराम की प्रतिष्ठा। क्या? परशुराम की प्रतिष्ठा 1963 में। उसके बाद कोमलता और कविता 1964 में। उसके बाद हारे को हरिनाम 1970 में। ये जितने भी काव्य कृतियां हैं उसकी रचना कौन की है? रामधारी सिंह दिनकर। लेकिन इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट काव्य कृति हैं, क्या इनमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट काव्य कृति हैं उसको हम एक हाईलाइट कर दी हैं कि प्रणभंग है। क्या प्रणभंग है? इसको ध्यान में रखिएगा। कुरुक्षेत्र को ध्यान में रखिएगा। रश्मि रथी को ध्यान में रखिएगा। उर्वशी को ध्यान में रखिएगा। एक और है कि हारे को हरि नाम। क्या? हारे को हरि नाम। ये तो ध्यान रखिएगा कि मतलब कुरुक्षेत्र किनकी रचना है, लेकिन इसके साथ ही साथ यह भी याद रखिएगा कि कुरुक्षेत्र की रचना कब की गई। क्या कुरुक्षेत्र की रचना कब की गई? उसके बाद अब आगे देखते हैं, आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि उनके प्रमुख गद्य कृतियां। क्या उनके प्रमुख गद्य कृतियां मतलब उनके जो प्रमुख कहानी है, इसका मतलब यही हुआ कि रामधारी सिंह दिनकर जो प्रमुख कहानी लिखे वो कौन कौन सा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें मैं उसको भी हाईलाइट कर दिया और इससे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे एक भी बार क्वेश्चन नहीं पूछेगा। तो पहला देखते हैं कि मिट्टी की ओर। क्या है? मिट्टी की ओर कब इसकी रचना की गई है? 1946 में। 1946। उसके बाद क्या? अर्धनारीश्वर 1952 में लिखा गया। क्या? अर्धनारीश्वर जो है 1952 में। और आज हम इसी चैप्टर को पढ़ रहे हैं, अर्धनारीश्वर जो चैप्टर को पढ़ रहे हैं उसकी रचना कब की गई है? 1952 में की गई। उसके बाद क्या है? संस्कृत के 4 अध्याय। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय, इसकी रचना 1956 में। उसके बाद काव्य की भूमिका 1958 में। बट पीपल 1961 में। शुद्ध कविता की खोज 1966 में। दिनकर की डायरी 1963 में आदि। मतलब इनके प्रमुख जो कहानी है यही सब है। इसमें जो इम्पोर्टेंट कहानी है, इम्पोर्टेंट कहानी को हाईलाइट कर दिए, आपको पहले बता दिए हैं कि कब लिखा गया और उनकी रचनाकार कौन है, उसको ध्यान में रखिएगा। पहला क्या? अर्धनारीश्वर तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट VVI है। उसके बाद संस्कृत के 4 अध्याय 1956 में। उसके बाद क्या है? शुद्ध कविता की खोज 1966 में। दिनकर की डायरी 1973 में। ऐसे तो आप सबको याद रखिए, इतना कम से कम जरूर इस भी नहीं याद रखिए, लेकिन ध्यान में रखिए कि मिट्टी की खोज, मिट्टी की ओर, अर्धनारीश्वर, संस्कृत के 4 अध्याय, मतलब जितने भी हैं उसके लेखक कौन है, इतना आप याद रखिए और उससे एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है कि पुरस्कार एवं सम्मान। क्या? पुरस्कार एवं सम्मान मतलब रामधारी सिंह दिनकर को कौन से पुरस्कार मिला और कौन सा सम्मान मिला। तो चलिए पहला देखते हैं कि एक पुस्तक जो था कि संस्कृत के 4 अध्याय। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय जो था उस पर साहित्य अकादमी मिला। क्या? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। मतलब संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला? तो संस्कृत के 4 अध्याय पर। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उसके बाद दूसरा क्या है कि उर्वशी। क्या? उर्वशी जो उनका पुस्तक था, उस रचना है उर्वशी जो उनकी रचना है उस पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। क्या? उर्वशी पर कौन मिला? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये जो दोनों है ना मोस्ट VVI है। क्या? मोस्ट VVI है, मोस्ट VVI, क्योंकि इससे क्वेश्चन एक बार नहीं कई वर्षों में पूछा गया है कि संस्कृत के मतलब साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला और भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कृति पर मिला। मतलब सीधा सा हो जाएगा कि संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या? संस्कृत के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। उसके बाद अब देखते हैं कि
इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, क्या इस चैप्टर के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जिससे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है उसको देखते हैं। अब तक हमने लेखक परिचय के बारे में पढ़ लिए, देख लिए, और आप देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो सबसे पहला मेरे दोस्त है कि रामधारी सिंह दिनकर को, क्या रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? क्या रामधारी सिंह दिनकर को राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है? इससे क्वेश्चन पूछेगा कि किसे राष्ट्र कवि के रूप में जाना जाता है या किसे राष्ट्र कवि कहा जाता है? हमारा करेक्ट आंसर जो होगा रामधारी सिंह दिनकर। क्या? रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है कि कविता लिखने की शुरुआत उन्होंने 30 के दशक में ही करते थे, मतलब कर दिए थे। मतलब सीधा सा कि रामधारी सिंह दिनकर कविता लिखने की शुरुआत 30 के दशक में ही कर दिए थे। उसके बाद क्या है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ एक निबंध है। क्या है? अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ क्या? एक निबंध। मतलब जो हम पाठ पढ़ रहे हैं, जो अध्याय पढ़ रहे हैं, वो क्या है? वो है एक निबंध है। क्या? एक निबंध है। अर्धनारीश्वर क्या? एक निबंध। इसमें क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि अर्धनारीश्वर किस विधा की रचना है? अर्धनारीश्वर क्या है? निबंध है। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा पॉइंट जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि युद्ध और शांति की समस्या पर, क्या? युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति, युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति कुरुक्षेत्र है। क्या? कुरुक्षेत्र। आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा इस तरह से कि युद्ध और शांति की समस्या पर लिखी गई काव्य कीर्ति है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर सीधा सा हो जाएगा कुरुक्षेत्र। क्या हो जाएगा? कुरुक्षेत्र। उसके बाद पांचवा जो काफी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है, इससे क्वेश्चन पूछा गया और पिछला साल के क्वेश्चन उठा के देख सकते हैं। क्या है पांचवा पॉइंट? पांचवा है कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कल्पित रूप है। क्या? अर्धनारीश्वर जो है शंकर और पार्वती का कैसा रूप है? कल्पित रूप है, जिसका आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग स्त्री का होता है। क्या? जिसका आधा अंग पुरुष का तथा आधा अंग स्त्री का होता। मतलब इसमें क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा कि अर्धनारीश्वर शंकर और पार्वती का कैसा रूप है? हमारा आंसर हो जाएगा कल्पित रूप। क्या? हमारा आंसर हो जाएगा कल्पित रूप। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट के बारे में बात करते हैं। छठा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है कि रामधारी सिंह दिनकर छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। क्या? रामधारी सिंह दिनकर जो हैं छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। क्या? छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि हैं। उसके बाद अगला है 1925 में, क्या? 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित। मतलब 1925 में छात्र सहोदर में पहली कविता प्रकाशित की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा कि 21 वर्ष की अवस्था में पहली कविता पुस्तक प्रणभंग प्रकाशित किया। मतलब सीधा यहाँ से दो प्रश्न उठता है कि उन्होंने पहली कविता पुस्तक कौन सा प्रकाशित किया? तो हो जाएगा प्रणभंग। और कब? किस वर्ष की अवस्था में? 21 वर्ष की अवस्था में। मतलब 21 वर्ष के जब वो थे ने, तो पहली कविता के लिए जो पुस्तक लिखे थे वो प्रणभंग लिखे थे। क्या? प्रणभंग लिखे थे। उसके बाद अगला पॉइंट के बारे में देखते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या है कि जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया, क्या? जब मनुष्य ने कृषि का क्या आविष्कार किया, तब से नारी की पराधीनता प्रारंभ हो गई। क्या? जब मनुष्य ने कृषि का आविष्कार किया तब से नारी की पराधीनता क्या हो गई? आरंभ हो गई। नारी की पराधीनता आरंभ हो गई। मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नारी की पराधीनता कब से प्रारंभ हो गई? तो हमारा आंसर क्या होगा? कि कृषि का आविष्कार से। क्या? कृषि का आविष्कार से। उसके बाद अगला है कि मतलब कुछ महापुरुष थे जो अपना मत दिए थे, उसमें क्या है? बर्नार्डस शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। क्या? बर्नार्डस शॉ ने नारी को अहेरिन और नर को अहेर माना। उसके बाद अगला जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि हमारे जो प्रेमचंद जी थे वो कहे थे कि प्रेमचंद ने कहा है कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है, क्या? पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब नर के गुण लेता है अर्थात पुरुष के गुण लेता है तब वह राक्षसी हो जाती है।
मतलब इससे क्वेश्चन पूछेगा कि किसने कहा था कि पुरुष जब नारी के गुण लेता है तब वह देवता बन जाता है, किंतु नारी जब पुरुष के गुण लेती है तो वह राक्षसी हो जाती है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर? प्रेमचंद। क्या हो जाएगा? प्रेमचंद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा, यदि आपको इससे थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन मिला तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। क्यों? मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसी तरह के वीडियो आपके लिए हमेशा आते रहेगा इस चैनल पर। उसके बाद आज तो हम लेखक परिचय किए अर्धनारीश्वर का, और अगला जो क्लास होगा उसमें अर्धनारीश्वर के जितने भी ऑब्जेक्टिव हमारे बिहार बोर्ड एग्जाम के द्वारा पूछा गया है और जिसे पूछे जाने की संभावना 100% है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब अर्धनारीश्वर पाठ के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है अगला क्लास में उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो इसलिए हम इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।